हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ ओपन होने वाला है कल से, यानी 9 जनवरी से। और कल से दोस्तों ये इस साल का पहला मेन बोर्ड आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। ज़रूर एसएमई है, लेकिन पहला मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो इस साल का आपको ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे कंपनी के बारे में, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, कंपनी 1991 में स्टार्ट हुई थी और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है सीएनसी मशीन्स का। सीएनसी मशीन्स कैसी होती है? कुछ इस टाइप की दोस्तों सीएनसी मशीन्स होती है जो काम आती है। अब किस में काम आती है वो तो आपको मैं बताऊंगा वीडियो में आगे, लेकिन हाँ, इसका जो फुल फॉर्म होता है सीएनसी का, वो था फ्रेंड्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी मशीन होता है जो बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मूवमेंट ऑफ फैक्ट्री टूल्स और मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें मतलब इस मशीन से हो जाती है। मतलब अगर आप खुद समझेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, फ्रॉम ग्राइंडर्स एंड लैथेस टू मिल्स एंड सीएनसी राउटर्स। इस तरीके के दोस्तों ये मशीन काम आती है। तो आप समझते ज्योति सीएनसी का काम। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो है दोस्तों सीएनसी टर्निंग मीटर, सीएनसी टर्निंग माइलिंग सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स, फिर सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स। साइमल्टेनियसली 3 एक्सिस कंपनी सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स भी बनाती है, 5 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स भी कंपनी क्रिएट करती है। कंपनी के दोस्तों जो क्लाइंट बेस है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इसमें कंपनी में अगर आप क्लाइंट में देखेंगे तो इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांसेस सिस्टम, टाटा सिकोसी एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रॉलेक्स रिंग्स, हर्षा इंजीनियर्स, बॉश लिमिटेड, HAWE हाइड्रोलिक्स, फेस्टो इंडिया, एलगी रबर और नेशनल फिटिंग्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो जानी मानी कंपनीज है। आपको बताइए काफ़ी तो जो कंपनीज है वो लिस्टेड भी है एक्सचेंज पे। तो इस तरीके की दोस्तों कंपनी का आपको क्लाइंट बेस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये जो मशीन्स बनाते हैं वो काफ़ी सारी वाइड रेंज में बनाता है, तो इनके पास ऑलमोस्ट 200 टाइप है और 44 सीरीज़ है उसका। और कंपनी ने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर 7200 मशीन्स यहाँ पर बनाए हैं जो सप्लाई किए हैं टू मोर देन 3000 कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कुछ पार्ट एशिया के भी है जहाँ पे कंपनी ने ये सब कुछ डिलीवर किया है। ऑलमोस्ट कंपनी ने अभी तक 30,000 सीएनसी मशीन्स जो है वो बेसिकली डिलीवर कर दी है। और जैसे मैंने बताया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है, तो वर्ल्ड वाइड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट्स प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड थ्रू यूरोन्स established dealer network and also has 29 sales and service centers in Romania, France, Poland, Belgium, Italy and the UK। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी का आपको साफ साफ नजर आ जाता है कारोबार। बाकी इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो दो जो लोकेटेड है वो है राजकोट और गुजरात के अंदर, और एक और दोस्तों फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में और एक फ्रांस में आपको इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें जो भी कैपेबिलिटीज़ है, जो नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ है डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाता है। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जून 30/2023 के हिसाब से ऑलमोस्ट 4400 मशीन्स पर ईयर दोस्तों ये बनाते हैं और इंडिया के अंदर, और 121 मशीन्स पर ईयर बनाते हैं फ्रांस के अंदर। नो डाउट इंडिया का जो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो काफ़ी बड़ा फैसिलिटी है। कंपनी ने ये बताया कि इनको ऑलमोस्ट 31,430.56 मिलियन रुपीज़ का ऑर्डर बुक भी इनके पास है, और जो एक ऑर्डर कंपनी को मिला है 2602.50 मिलियन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, EMS कंपनी से इनको ऑलमोस्ट 2602 मिलियन का ऑर्डर भी मिलता हुआ देखने को मिला है, मिलियन रुपीज़ का। ठीक है, कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट अभी 2573 एम्प्लॉयज़ भी काम करते हुए नजर आपको आ जाते हैं। तो ये तो हमने समझा बेसिकली कंपनी के बारे में। अब कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेसेस ये समझते हैं। तो दोस्तों ज्योति सीएनसी वन ऑफ द लीडिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ग्लोबली और इंडिया के अंदर, तो ये अच्छा कंपनी के लिए फैक्टर है। सेकंड अच्छी बात क्या है, इनका पास वाइड डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर बेस है जो अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। इनकी जो R&D फोकस, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस और टेक एबिलिटी है ताकि नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, वो भी अपने आप में काफ़ी दमदार है। चौथा ये है कि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस भी करती है जिनको मदद देता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ऑफर कस्टमाइजेशन करता है, तो ये अच्छा है। बाकी एक एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम आपको देखने को मिल जाती है। रिस्क क्या है? रिस्क सबसे पहला तो यही है कि दोस्तों कंपनी ने पास्ट में काफ़ी लॉसेज रिपोर्ट करें, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि सिग्निफिकेंट इनके ऊपर डेट है, और जो कंपनी का डेट ऑब्लिगेशन है वो कंपनी को परेशान कर सकता है आने वाले समय में।
तीसरा ये है कि इनको वर्किंग कैपिटल काफ़ी चाहिए, मतलब एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी है, तो ये एक प्रॉब्लम है। चौथा ये है कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऐसा नहीं कि अकेले आपको कंपनी देखने को मिलेगी, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। पांचवा ये है कि कंपनी के पास रिपीट ऑर्डर्स देखने को नहीं मिलते इनके कस्टमर्स से ऑन एनुअल और बाय एनुअल बेसिस, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो कस्टमर्स हैं उनसे बार बार रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते हैं। छठा ये है कि कंपनी ऑपरेट करती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री के अंदर जो सेंसिटिव है जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का मतलब क्या है कि डेफिनेटली देखिए फॉर एग्जांपल रिसेशन आ जाता है तो इनकी पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ जाता है, या फिर कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर दिक्कत है। सातवां क्या है कि कंपनी क्योंकि बहुत फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पे अपना कारोबार करती है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में ऊपर नीचे होगा तो इससे सीधा सीधा कंपनी के रेवेन्यू पर भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू फिर अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, वो नो डाउट उस पर अफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो कैसे हैं मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं। 31 मार्च 2021 में दोस्तों कंपनी ने 590 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके अगले साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते बढ़ते करीबन 750 करोड़ के आसपास हो गया, और फिर 952 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला 31 मार्च 2023 के अंदर। इस समय दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा था वो नहीं आ रहा था, 70 करोड़ का कंपनी का घाटा था, उसके अगले साल वो 48 करोड़ का घाटा हुआ, और आईपीओ लाने से पहले कंपनी मुनाफे में आ जाती है करीबन 15 करोड़ का। अब देखिए जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने से पहले मुनाफे में आती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि पहले कंपनी क्या कर रही थी, बट नो डाउट अगर यहाँ पे आप नंबर्स देखेंगे तो 70 करोड़ से 48 करोड़ यानी कंपनी का लॉस घट रहा था और फिर कंपनी मुनाफे में आपको देखने को मिली है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि रेवेन्यू भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27% कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, और जो कंपनी का मुनाफा है वो जरूर दोस्तों लॉस टू प्रॉफिट आई, लेकिन ऑलमोस्ट कंपनी ने 131.18% का जंप दिखाया अपने पैट के अंदर। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, कंपनी का डेट, कंपनी का कर्जा। कंपनी के ऊपर दोस्तों ऑलमोस्ट 821 करोड़ का करंटली आपको कर्जा देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। टोटल मिलाकर अगर नंबर्स की बात करता हूँ तो नंबर्स कंपनी के ओके ओके दिखते हैं, ज़रूर कंपनी मुनाफे में आई है, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज दोस्तों कंपनी के ये जो बिजनेस है वहाँ पर ज़रूर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, बट मार्जिन्स रीजनेबली काफ़ी लो है। जैसे यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 510 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अभी जनरेट किया है 30 सितंबर 2023 को, लेकिन इधर मुनाफा कितना है, ओनली 3.35 करोड़, राइट। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, मतलब कंपनी जिस प्रकार से पैसा यहाँ पर रेवेन्यू में कमा रही है उस तरीके से प्रॉफिट में कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए फिर हम आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। तो आप वैल्यूएशन देखेंगे जो पोस्ट प्राइस टू अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 501.52 का है, जो अपने आप में हायर नहीं है, बहुत हायर है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो वो जरूर 18.35% का है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा नहीं खराब है, 9.50%। डेट टू इक्विटी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा खराब है, डेंजरस है, मैं ये कहूँगा 10.17। ये एक बहुत ही डेंजरस आंकड़ा है जो कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो है। तो यहीं अगर मैं इसके पीएस से कंपेयर करता हूँ तो इसमें कुछ कंपनी आती है जिसमें एल की इक्विपमेंट्स है जो करीबन 44.30 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करती है। लक्ष्मी मशीन्स है जो 37.69 की प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करती है। त्रिवेणी टर्बाइन है जो ऑलमोस्ट 67.76 की प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करती है। टीडी पावर्स है जो 46 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करती है। मैक पावर है जो 51 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करती है। बात बताने वाली क्या है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज़रूर दोस्तों थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लमेटिक दिखता है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि जो हमारे पास देखिए अगर ये कोई मोनोपोली होती तो बात अलग है, लेकिन कोई मोनोपोली तो नहीं है ना, बहुत सारी कंपनी ऐसा कारोबार कर रही है, तो वहाँ पर एक मेजर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी बात ये है कि कंपनी के नंबर से भी कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर दोस्तों कंपनी ने जैसे अभी 15 करोड़ का जो मुनाफा है वो पेश किया, राइट, ऑलमोस्ट 950 करोड़ के रेवेन्यू पे, 900 करोड़ के मान लेते हैं, लेकिन यही दोस्तों फिर कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो वहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू करती तो मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट आता। अगर कंपनी 1500 करोड़ का करती तब जाके 9 करोड़ का आता। कंपनी को 15 करोड़ का मुनाफा कमाने के लिए 2500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता, राइट। तो ये कंपनी के लिए खासा दिक्कत है कि कंपनी के पास कंसिस्टेंसी की कमी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है तो फिर वो हर क्वार्टर में फिर उस तरीके से ग्रो होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर आती है। बाकी अगर कंपनी के बारे में पूछेंगे तो नोट एक अच्छा बिजनेस कर रही है, ग्रोथ लगातार कर रही है, जो एक अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पैसा लगाना चाहिए, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, सिंपल सी बात है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ओपिनियन यही है कि इसके अंदर सिर्फ रिस्क टेकर्स ही पैसा लगाए। पैसा बन जाता है लिस्टिंग पे, बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अगर मैं बात करता हूँ इसकी करंट ग्रे मार्केट पे, जो करंट जीएमपी है वो है 25% के आसपास, 85 रुपीज़। लेकिन 25% दिखता था तो आप सोच रहे लगाना चाहिए, बट हाल फिलहाल में आपको पता ही है जो भी मेन बोर्ड आईपीओ आया था उसकी ग्रे मार्केट अच्छी थी, बट लिस्टिंग ऐसी नहीं हुई। ग्रे मार्केट एक्यूरेट नहीं है।
ग्रे मार्केट इंडिकेशन हो सकता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये उसी तरीके से इंडिकेट हो लिस्टिंग पर भी। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यही है कि हाँ, इस वीडियो में मेरा यही ओपिनियन था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपका क्या व्यू रहने वाला है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या अप्लाई करेंगे या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।